बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, आज हम एक इंतहाई अहम हल्का लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हल्का एन.ए. 132 कसूर 2, जहाँ पे पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मुकाबले में हुसैन डोगर साहब हैं। हमारे साथ मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और ताहिर मकसूद चीना साहब मौजूद हैं। हम उनसे इस हल्के के डायनामिक्स, पॉपुलर वोट, ट्रेडिशनल वोट और जो पार्टी पोजीशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। जी चीना साहब, आप ज़रा 132 जो हल्का है कसूर का 2, इसके बारे में बताइएगा, कौन से इलाकों पर मुश्तमिल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। ये हल्का 132 कसूर डिस्ट्रिक्ट, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसके नीचे 4 जो है प्रोविंशियल असम्बली की सीटों के हल्के हैं। PP 175 पूरा है और 176, 178 और 179 के भी कुछ हल्के शामिल हैं। ये अगर आप बात करें कसूर की, तो ये जो हल्का है इसमें कोट रदा किशन तहसील मुकम्मल है और म्यूनसिपल कमेटी खुटियाँ है और इसके अलावा राजा चंग का इलाका है। तो ये एक बड़ा इलाका है जिसके नीचे 4 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं। जी मलिक साहब, आपने यहाँ पे सर्वे करवाया था इससे 2 महीने पहले पॉपुलर वोट का, तो कसूर के ज़िला में पॉपुलर और ट्रेडिशनल वोट की शरह क्या है और फिर आगे पार्टीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी रिपब्लिक पॉलिसी ने जब सर्वे करवाया था माह अक्टूबर माह नवंबर 2023 में, तो कसूर डिस्ट्रिक्ट में 50% पॉपुलर वोट था और 50% ट्रेडिशनल वोट। जब पॉपुलर वोट की फर्दर बाइफिकेशन में जाएं तो यहाँ पर जो 50% पॉपुलर वोट में से 49% लोगों ने अपनी वाबस्तगी PTI के साथ जाहिर की थी, जबकि PMLN के साथ 38% लोगों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी और बाकी कह लें कि जी उसमें अदर्स में 12-13% अदर्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पर कसूर में पॉपुलर वोट के साथ साथ ट्रेडिशनल वोट चूँकि 50% है, तो जो भी कैंडिडेट, जो भी पैनल ट्रेडिशनल वोट पे, जो जिसको हम धड़ों का वोट कहते हैं, धड़े बिरादरियों का वोट, उस पर फोकस करेंगे तो तब भी अच्छा मुकाबला आपको नज़र आएगा और फिर उस हिसाब से नताइज भी आपको अच्छे मिलेंगे। जी चेयर साहब, अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की NA 132 की बात करें तो यहाँ पे मज़ीद सेग्रीगेशन ऐसे है कि जो पॉपुलर वोट है वो 40% है और जो धड़े का वोट है वो 60% है। इससे मुराद ये है कि जो धड़े में मजबूत होगा वो जीतेगा। इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी अब आप देख लिए यहाँ पे बिल्कुल जो पॉपुलर वोट है वो मज़ीद कम हो गया। इस हल्का में वो 40% पे चला गया और 60% पे चला गया है ट्रेडिशनल वोट। अब उस 40% में से अगर आप देखें कि जो PTI इस वक्त, तो PTI बतौर जमात है नहीं है, जो PT किसी को अगर सपोर्ट करती है तो उस कैंडिडेट के लिए वो वोट जो है उसमें से अगर हम कहें कि जी 50% है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल उसको 20% जो है वो उसको वोट मिलने का इम्कान है। तो इस तरह जो बाकी 80% है उसकी अहमियत और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ बरादरियाँ हैं, और आपके इल्म में है कि कसूर के इस हल्के में जो म्यू हैं, म्यू भी इनफेक्ट राजपूत हैं, वो बड़ी तादाद है, कोई 50% तो उनका है, और इसके अलावा बाकी जो हैं राजपूत हैं, जट हैं और बाकी जो शेख हैं, सारी की सारी बरादरियाँ हैं। तो ये बड़ा मैटर करेंगे कि यहाँ पे जो जी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि पंजाब में एक जो कौमी असम्बली का हल्का है उसमें 20 से 40 यूनियन काउंसिल्स होती हैं, फिर यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हैं, यूनियन काउंसिल्स में भी धड़े हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है यूनियन काउंसिल्स की हद तक। तो इतने यूनियन काउंसिल्स को मैनेज करने के लिए पॉलिटिकल कैंडिडेट्स का मजबूत होना ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ऑन एन एवरेज कह लें कि एक कौमी असम्बली के हल्के में 20 से 40 यूनियन काउंसिल्स हैं और यूनियन काउंसिल्स का एक यूसी का दूसरी यूसी से इंटायरली मिजाज डिफरेंट होता है। किसी जगह पे अर्बन एरिया है, कोई बिल्कुल रूरल एरिया है, कहीं पे कोई कारोबारी छोटी मंडी मार्केट टाइप,
तो एक यूसी को दूसरी यूसी के साथ आप मवादना या एक की जो सिचुएशन है उसको दूसरे के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते कि जी इस यूसी में ये पोजीशन है तो दूसरी में भी ऐसे ही होगी। तो कैंडिडेट जो कौमी असम्बली का और उसके साथ जो पैनल में जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार आने हैं तो उनके लिए ये तमाम यूसीज में अपने जो स्पोर्ट है, अपने बिरादरी के धड़े हैं, उनको मोटिवेट करना, उन तक अपना पैगाम पहुंचाना और उनको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी है। और जो पॉपुलर वोट है वो निस्बतन ट्रेडिशनल वोट से कह लें कि उसमें थोड़ी सी आसानी आप कह सकते हैं कि वो अपनी जमात के साथ कमिटेड लोग होते हैं, तो उन पे तो इतनी मेहनत नहीं, लेकिन जो ट्रेडिशनल वोट है उस पे तो जो पैनल है उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बुनियादी तौर पे हल्का जाती सियासत में हल्के जीतने से मुराद ये है कि आप कितनी ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीतते हैं। अगर आप ज़्यादा यूनियन काउंसिल जीतेंगे तो आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। मलिक साहब ज़रा पैनल्स के बारे में बताइएगा। जी, मैं नादरीन को बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह शुरू में बताया है कि जी NA 132 से मियाँ शहबाज शरीफ साहब PMLN की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, और जबकि उनके मद्दे मुकाबल PTI के हमायत याफ्ता सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर साहब जो हैं वो हैं। जब आते हैं सूबाई असम्बली जो PP 175 जो कम्प्लीटली NA 132 के अंडर है, ये PP का सूबाई असम्बली का हल्का जो है वो इस कौमी असम्बली के हल्के के नीचे पूरे का पूरा है। तो जब 175 पे आते हैं तो यहाँ पर जो PMLN की तरफ से मलिक रशीद अहमद खान साहब हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल PTI के हमायत याफ्ता जो उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार है वो है सरदार राशिद तुफैल साहब। इसी तरह जब PP 179 पे आते हैं तो PMLN की तरफ से मलिक अहमद खान साहब यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और उनके मद्दे मुकाबल PTI के जो हमायत याफ्ता वो सरदार नादिर फरूक अली साहब हैं। ये मैं नादरीन को बता दूं कि 179 जो सूबाई असम्बली का हल्का है ये NA 132 के अंडर कंप्लीट नहीं है, पार्शली, यानी कह लें कि कुछ हिस्सा इसका NA 132 में है। इसी तरह PP 176 जो है यहाँ से जो PMLN की तरफ से चौधरी इलियास खान साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि PTI की हमायत याफ्ता यहाँ पर हैं मोहतरमा मिसेस मुजम्मल भट्टी साहबा। तो ये आप कह सकते हैं कि पैनल जो है कि जो PTI की हमायत याफ्ता पैनल है उसका भी मैंने बता दिया, और जो PMLN की तरफ से मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो पहले भी यहाँ से MPA भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो खासे यहाँ पे उनकी यानी कह लें कि एक मजबूत धड़ा या उनकी मजबूत पोजीशन है यहाँ पर। जी, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शाहीन सफदर हैं NA 132 में, फ़कीर हुसैन साहब TLP से हैं और नईम हैदर साहब जो हैं वो जमात इस्लामी से हैं। अगर हम 2018 के इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से रशीद अहमद खान साहब PMLN की तरफ से 1,09,438 वोट लेके कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर राशिद तुफैल साहब थे PTI के जो 78,505 वोट ले चुके थे। इसके अलावा दाऊद अनीस कुरैशी साहब जो नून लीग से इनकी फैमिली वाबस्ता रही है, 18,542 वोट उन्होंने लिए थे। पीपल्स पार्टी के इमरान अली खान मलिक साहब ने 16,490 और सरदार लियाकत अली डोगर TLP के जो थे उनके वोट थे 15,092। जी मलिक साहब बताइएगा, क्योंकि बाद में फिर 2022 की डिलिमिटेशन में थोड़ा सा हल्का तब्दील हुआ, अब 2023 की डिलिमिटेशन है, तो शहबाज शरीफ साहब का यहाँ से इलेक्शन लड़ने का बुनियादी फैसला जो था वो मलिक अहमद ख़ान के फैक्टर के ऊपर था, इसके बारे में बताइएगा। जी, ये बात आपने सही बताई। यहाँ पे जिस तरह आपने बाकी पार्टियों के उम्मीदवारान के नाम भी बता दिए, तो वो जाहिर है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो वोट तो वो ज़रूर लेंगे जितने जितने उनके धड़े के या उनको हैं, लेकिन जो मेन कंटेंडर्स हैं, जो मेन मुकाबला है वो जो PMLN और जो PTI की हमायत याफ्ता पैनल है उनके दरमियान है। तो मलिक अहमद ख़ान साहब का जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जी वो यहाँ से
उनका एक कह लें मजबूत धड़ा और उनकी मौजूदगी है। तो उसी बेस पे शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कि ज़ाहिर है उनको नज़र आया कि यह ऐसा हल्का है कि जहाँ पे PMLN की बेस जो है वो मजबूत है, ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। हालांकि ये बात अपनी जगह पे फैक्टर तो मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को ये ज़रूर बता दूँ कि जो PDM की गवर्नमेंट ने 16-17 माह में जो लोगों के साथ सलूक किया, महंगाई का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, बिजली, गैस, तो उसका भी जो सेटबैक है वो ज़रूर उनको पहुंचेगा। क्योंकि जनरली जब भी लोगों से राब्ता होता है, उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि जी हमारे कितने कितने बिल आ रहे हैं और क्या हम उनके देने की पोजीशन में हैं। तो उसका वो कसूरवार शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को ही वो कसूरवार ठहराते हैं। ठीक है, देहाती इलाके, रूरल एरियाज में धड़े वो अपनी बिरादरी के जो वडेरे हैं उनकी कमिटमेंट पे वो वोट के लिए आमादगी तो ज़रूर जाहिर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात ज़रूर जहन में रखें कि जो नौजवान नस्ल है वो जब पोलिंग स्टेशन पे जाके बैलेट पेपर पे स्टैंप करते हैं तो वो इन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं कि हमें इस हाल में पहुँचाया किसने। कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त हमारे फॉरेन रिजर्व्स कितने अरब डॉलर थे, और PDM की जो गवर्नमेंट रही 16-17 माह में तो वो कम होके कहाँ तक पहुँचे, और महंगाई की शरह 10-12% से 40% तक चली गई। तो जो यूथ है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो इस बात को ज़रूर कंसिडर करते हैं, और वो बेशक ट्रेडिशनल वोट जो है, जो धड़ों का वोट है, जहां बिरादरी के वडेरे कमिटमेंट्स भी करते हैं, तो वो अब इस इलेक्शन में इस दफ़ा वो कहते हैं कि हमने इस चीज़ को डिफाई करना है कि हमें इस हाल में जिसने पहुंचाया है हम उसको वोट क्यों दें। हम ओपनली पब्लिकली तो हम बेशक इसको ना अनाउंस करें, लेकिन पोलिंग डे पे, पोलिंग स्टेशन पे जाके हम इस बात का इजहार ज़रूर करेंगे बैलेट पेपर पे स्टैंप करके कि हमारे हालात, जो हमारे मुआशी हालात हैं, इतने अबतर क्यों हुए हैं। जी चीना साहब, आप आपकी तरफ आते हैं। आप बताएं कि जो न्यू वोट है, जो एक हमारी असेसमेंट थी, आपने सर्वे यहाँ पे करवाया था, वो 40 से 50% तक है, तो उसका रोल क्या होगा? क्योंकि न्यू का कोई भी उम्मीदवार जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पैनल पे नहीं है। वो मलिक अहमद ख़ान साहब और उनके इर्द गिर्द जो उनके हमायत याफ्ता लोग हैं उन पे इंहिसार किए हुए हैं। आप देखिए, मलिक अहमद ख़ान साहब का अगर आप कह रहे हैं तो मलिक अहमद ख़ान की एक अहमियत मौजूद है कि वो यहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली का हिस्सा होते हुए, PDM की गवर्नमेंट थी, इस्लामाबाद में ज़्यादा वक्त गुजारा और वो मशवरा देते थे जनाब शहबाज शरीफ साहब को, और उनका ज़ाहिर है अपनी मुस्लिम लीग नून में भी उनका अपना एक मकाम है और इलाके में भी उनका मकाम है। उसके अलावा भी आप देखिए, यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसका हमेशा से यहाँ पे वोट बैंक रहा है कसूर डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल, और इस हल्का में अगर आप देखें इसके अंदर एक PP 175 है। बिला शक व शुबा वहाँ पे जो PTI के हमायत याफ्ता प्रोविंशियल असम्बली के कैंडिडेट हैं सरदार तफ़ैल, वो पिछला इलेक्शन उन्होंने नेशनल असम्बली से लड़ा था और अच्छे खासे वोट लिए, 70,000 से ज़्यादा वोट लिए, जैसे आपने बताया भी है। तो इसके बावजूद जो है ये मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब के लिए आसान है कंपैरेटिवली, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वोट है उसकी शरह ज़्यादा है और मुख्तलिफ धड़े जो हैं वो सरदार उनके अहमद ख़ान साहब के साथ मौजूद हैं। मैं चौधरी साहब की इजाज़त से और आपकी इजाज़त से यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। मैं तो यही चाह रहा था कि जी NA 132 तक ही रहा जाए, कसूर की हद तक की बात की जाए। तो चौधरी साहब ने मलिक अहमद ख़ान साहब का इस्लामाबाद में क़याम और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में इशारा किया है, तो बेहतर है ऐसी बातें ना ही की जाएं। वैसे तो सोशल मीडिया पे हर आदमी जानता है कि उस सारे एपिसोड में उनका क्या रोल था, और उस रोल के मुताबिक तो उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब होना था, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब फिर हमजा शहबाज साहब बने थे। तो वो बातें अब हम 132 की हद तक ही रहें
तो यहाँ तक डिस्कस किया जाए, मैं ज़्यादा मुनासिब इसको। चलें हम 132 की तरफ वापस आते हैं। अच्छा छिन्ना साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि जो 175 है, जो की प्रोविंशियल असम्बली है, उसमें सरदार राशिद तुफैल और जो मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब हैं, जो पिछली दफ़ा MNA थे, उनके दरमियान मुकाबला है और ये मुकाबला बड़ा क्लोज़ है। अगर सूबाई असम्बली में ये मुकाबला क्लोज़ होता है और सरदार राशिद तुफैल साहब जो है वो न्यू वोट डलवाने में कामयाब होते हैं डोगर साहब के हक़ में, तो थोड़ा सा मुकाबला बनता दिखाई देगा। अब जहाँ पे आप देखें ना, जब धड़ेबंदी होती है तो यहाँ पे धड़ों का अगर फ़ायदा हो रहा होता तो एक नुकसान भी है कि बाद का धड़ा जो वो फैसला करता है कि हमने प्रोविंशियल असम्बली में तो फ़लाँ कैंडिडेट के पास जाना है और नेशनल असम्बली में हमने फ़लाँ कैंडिडेट हो सकता है उसके बिल्कुल ही अपोजिट हो कि उस कैंडिडेट को हमने वोट देना है। और इस आप पूरे हल्के को 132 को देखें तो ये कसूर की एक तरफ से शुरू होता है और दरमियान से होता हुआ कसूर के दूसरी साइड पे आकर निकल आता है कि कहाँ खुडियाँ हैं और कहाँ राजा जंग है। आप देखें ना, इसकी जो तकसीम हुई है वो जेरीमैंडरिंग आप कह सकते हैं, जेरीमैंडरिंग की हमने बात कभी की थी, तो ये इसका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कंपैरेटिवली उन्होंने समझा जो है मुस्लिम लीग नून ने कि ये कंपैरेटिवली आसान हल्का है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के लिए। उनका नाम अपनी जगह पे मौजूद है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि वो वज़ीर आला पंजाब रहे और उसके बाद मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, पार्टी में भी उनकी हैसियत है, कुछ सदर हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने इसके बावजूद कि वहाँ पे सरदार तुफैल साहब उनको एक हल्के में टफ़ टाइम दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी कंफर्टेबल हैं। हाँ कंफर्टेबल हैं। जो हमारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट है अब तक की, अगर आप यूनियन काउंसिल्स देखें, मुख्तलिफ धड़े देखें, मुख्तलिफ बरादरियाँ देखें, तो उस लिहाज से शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद ख़ान साहब और उनके ग्रुप की वजह से अभी तक कंफर्टेबल लग रहे हैं। लेकिन हम दो आउटसाइड चांसेस का भी इसमें अब डिस्कशन करेंगे। मलिक साहब, आपसे क्वेश्चन ये है कि हर हलके में 40 से 50% यूथ है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही है, जो कॉलेज में पढ़ रही है, और ये वो यूथ है जो रिवायती धड़ों से अपने आप को अब एसोसिएट नहीं कर रही। आउटसाइड चांस पे यहाँ पे जो यूथ है वो किसको वोट दे सकती है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, मैं पहले ही बड़ी तफसील से बता चुका हूँ अपने नादरीन को कि जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो जो इस वक्त के जो हालात हैं हमारे मुल्क की, और ख़ास तौर पे जो हमारे माशी हालात हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। वो इस बात पे कि बेशक उसको आप धड़ों के वोट में, ट्रेडिशनल वोट में शामिल करें, बेशक पॉपुलर वोट में शामिल करें, तो वो अपनी इस बात का इजहार जो मुल्क के जो मुआशी हालात हैं, जो जिस नहज पे पहुंचे हुए हैं, तो वो जाहिर है उसके लिए तो फिर वो एंटी PMLN वोट कास्ट करेंगे। वो तो PMLN को वोट नहीं देंगे, वो तो PTI के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान हैं वो जाहिर है उनको वोट कास्ट करेंगे। जी छिन्ना साहब, आपसे एक क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर की नशिस्त 123 से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो लाहौर का देहाती और मसाफाती इलाका है, और उसमें भी उनकी पोजीशन बेहतर है। तो अगर शहबाज शरीफ साहब दोनों सीट्स जीतते हैं, 132 भी और 123 भी, तो वो 123 जो उनका अब घर का हल्का है उसको रखेंगे, तो जो इस हल्के के वोटर्स हैं वो इस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिवली लेंगे कि एक नेशनल लीडर, एक प्राइम मिनिस्टर उनके हल्के से लड़ रहा है और उनको ये भी पता है कि वो कल इस नशिस्त को छोड़ देंगे और मलिक अहमद ख़ान साहब का कोई साथी इस जगह से दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। तो वोटर की साइकी पे ये चीज़ कहाँ तक पॉजिटिवली या नेगेटिवली एज फार एज शहबाज शरीफ साहब इज़ कंसर्न्ड ये लागू हो सकती है? आप सब देखिए, ये तो वही फैसला बाद में हमारे पार्टी ने करना होता है कि कौन सी सीट रखनी है, कौन सी छोड़नी है। आपने बात स्टार्ट ही इस तरह की थी कि वहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के जाने की वजह मलिक अहमद ख़ान है। तो मियाँ साहब अगर छोड़ भी देते हैं वो सीट जीत के, तो उस वजह तो पीछे मलिक अहमद ख़ान साहब हैं। सो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आप देखें, उनकी पूरी आप थोड़ा सा एनालिसिस करें उनकी ज़िंदगी का, तो वो हमेशा एक धड़े के साथ या एक ग्रुप उनका बना के रहते हैं या एक टीम बना के करते हैं काम। और यहाँ पे 123 में भी उन्होंने वो
इलाका चुना आपने लिए जहाँ पे रूरल एरिया है और जहाँ पे धड़े हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहता, कि वहाँ पे मुख्तलिफ फैमिलीज़ के बनी हुई हैं ग्रुपिंग है, तो वो ही उन्होंने चुना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा शेर साहब, आपसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की कैंपेन जो है उसको भी ओवरसी देख रहे हैं, तो हल्का 132 की जो कैंपेन है वो मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक किस्म की बहुत अच्छी कैंपेन की है कि हर यूनियन काउंसिल्स के बड़े धड़े चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, वो उन्होंने अपने साथ मिलाए हैं। और जबकि दूसरी जगह अगर आप इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो हैं उनकी अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू ही नहीं हो सकी। देखिए, तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट तो अब हम कह रहे हैं, ये बात तो एक हकीकत है कि तहरीक इंसाफ इनफैक्ट इलेक्शन में मौजूद नहीं है बतौर पार्टी के। सो ये मसला उनको पेश आया जब वो कि हमने किसकी हमायत करनी है। हम ये कह दें कि वो पीटीआई के लोग जो उनको टिकट अवार्ड करना था, वो मसला पेश आया उनके लिए, एक से ज़ायद लोग थे वहाँ पे। सो अभी 2 दिन पहले तक तो उनकी टिकटें जो थी वो तकसीम हो रही थी, कभी एक, कभी दूसरे, कभी तीसरी को। सो इस तरह वो बतौर पार्टी जो है वो कैंपेन कर भी नहीं सकते, मुख्तलिफ वजूहात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो ये उनके लिए मसाइल मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आसानी भी है और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का अपना नाम भी मौजूद है, और मलिक अहमद ख़ान साहब जो है उन्होंने अच्छी कैंपेन की है और बहुत उस कैंपेन की वजह से वो काफ़ी आगे हैं। जी, आखिरी क्वेश्चन मलिक साहब आपसे, अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी इस इलाके को विज़िट करना है, कोई नेशनल लीडर अगर जाता है, आप देखें कि जब भी नून लीग को अच्छा जलसा करने की ज़रूरत पड़ी है तो वो खुडिया में गए हैं और मलिक अहमद ख़ान पे उन्होंने नसार किया और मलिक अहमद ख़ान साहब के जलसे अच्छे हुए हैं। बेसिकली वो नून लीग से ज़्यादा मलिक अहमद ख़ान के जलसे भी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि नून लीग का सेंटिमेंट भी इधर बड़े अरसे से स्ट्रॉन्ग है। तो शहबाज शरीफ साहब जब नेशनल लीडरशिप भी जाएगी तो पहले ही उनको एज है, तो वो एज बढ़ नहीं जाएगा। देखिए, ये कबलत वक्त है इस पर कॉमेंट करना कि वो जलसे के लिए जाएंगे और फिर जलसा कैसा होगा। तो ज़ाहिर है जलसा हो जाए तो फिर उस पर कॉमेंट करेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो जो जलसे किए हैं या मरीम नवाज साहबा जो जलसे कर रही है, तो उनकी आपको सोशल मीडिया पे पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो अब भी मैं इसको कबल वक्त ही कहूँगा कि जी वो जाएंगे वहाँ पे खुडिया में जलसा करेंगे, वो कैसा जलसा होगा, क्या सिचुएशन, तो ये जब तक देख ना लें उस वक्त तक उस पर क्या राय दी जा सकती है। जी, आखिर में, क्योंकि शेना साहब आप इसको देख रहे हैं, आपके ख्याल में कौन NA 132 में कौन आगे? जी, मैं बिल्कुल बात कर पहले बता चुका हूँ मैं कि 132 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े कंफर्टेबल हैं, मतलब उनके बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे उनके जीतने के इम्कानात मौजूद हैं। आल्दो भी कोई तकरीबन 2 हफ्ते से कम हो गए हैं, रह गए हैं कैंपेन, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला। ये बड़े आसानी से ये हल्का जीत रहे हैं इस वक्त तक। जी, आखिर में जो रिपब्लिक पॉलिसी की वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसमें अभी तक शहबाज शरीफ साहब काफ़ी कंफर्टेबल लग रहे हैं, और पीटीआई का चांस अगर हो सकता है तो वो 2 जगह पे हो सकता है। एक आउटसाइड चांस, यूथ आके उनको वोट दे, और जो म्यू बिरादरी है, क्योंकि उनका कोई उम्मीदवार जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पैनल में नहीं है, वो सरदार जो राशिद फैल हैं उनको और डोगर साहब के पैनल को वोट दे दें। अगर आपको नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे, हमारे तजज़िया, हमारे हल्के के बारे में तजज़िया अपने सर्वे की बुनियाद पे करें, तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब और छीना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।